Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda। हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का पार्ट 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। बच्चे, आपने मेरे पिछले वीडियो में डॉबरनियर के त्रिक के बारे में पढ़ा था, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के और मेंडलिक की आवर्त सारणी के बारे में। आज हम करने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। जैसे मेंडलिक का आवर्त सारणी है वो मेंडलिक आवर्त नियम पर आधारित थी, सेम वे से आधुनिक आवर्त सारणी भी एक आधुनिक आवर्त नियम के ऊपर आधारित है। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। कि मतलब आज से पहले जो था, चाहे हम बात करें डॉबरनियर के त्रिक की, चाहे हम बात करें न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की, चाहे हम बात करें मेंडलिक के आवर्त नियम की या मेंडलिक की आवर्त सारणी, सभी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। लेकिन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान की बजाय हमें परमाणु संख्या पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह अधिक आधारभूत गुणधर्म है। यानी कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु संख्या पर ज्यादा आधारित होते हैं परमाणु द्रव्यमान की बजाय। अब उन्होंने इसके बेस पर अपना एक नियम दिया, उसे हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। अब क्या है आधुनिक आवर्त नियम? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। वहां था परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यहाँ है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसकी एक और दूसरी परिभाषा है। इस नियम के अनुसार जब तत्वों को परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्मों वाले तत्व आते हैं। मतलब क्या है कि हमने तत्वों को परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगा दिया, तो जैसे वहां क्या था एक निश्चित अंतराल के बाद, उसी तरह से यहाँ भी क्या है एक निश्चित अंतराल के बाद समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाला, समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व यहाँ पर रिपीट करेंगे, यानी कि वो एक निश्चित अंतराल के बाद आएंगे। इसे हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। अब है मेंडलिक के बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। सबसे पहली बात, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, अर्थात यहाँ पर तत्वों को परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा गया है। सेकंड पॉइंट, इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा गया है। तीसरे पॉइंट, इस आवर्त सारणी में कुल 18 समूह और 7 आवर्त हैं। वहां पर कितने थे? मेंडलिक की आवर्त सारणी में थे हमारे पास टोटल 8 समूह थे और 6 आवर्त। यहाँ पर क्या है 18 समूह है और 7 आवर्त हैं, अर्थात 18 जो है वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और 7 क्या है क्षैतिज पंक्तियां हैं। उसके अलावा इस आवर्त सारणी में समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही समूह में तथा भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया, अर्थात जिनके गुणधर्म एक दूसरे से मैच करते थे उन्हें एक समूह में तथा भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया। पांचवा पॉइंट, यह आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और इस आवर्त सारणी में किसी समूह में पाए जाने वाले सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा सभी तत्वों की संयोजकता एक समान है। इसका मतलब है कि यदि हम इस आवर्त सारणी में किसी भी एक समूह को चुन ले, तो जब हम देखेंगे कि उस समूह के अंदर जितने भी तत्व हैं, यदि हम उन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि हर एक के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि क्या हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, और हर तत्व की संयोजकता वो एक जैसी होगी। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण से दिखा रहे हैं, हमारे पास समूह एक है, उसमें 3 तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। हम देख रहे हैं लिथियम की परमाणु संख्या 3, सोडियम की 11, पोटाशियम की 19। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, लिथियम का है 2,1, सोडियम का है 2,8,1, पोटाशियम क्या है 2,8,8,1। हम जानते हैं जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। सोडियम में भी कितने हैं? 1। पोटाशियम में भी कितने हैं? 1। अर्थात
इस समूह के अंदर ये 3 तत्व मैंने बात किया, तो तीनों तत्वों में मैंने क्या देखा कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब बात आती है संयोजकता। यदि हम इन तत्वों की संयोजकता देखें तो लिथियम की संयोजकता वो भी एक है, सोडियम की भी एक है और पोटेशियम की भी एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है और इस आवर्त सारणी में किसी भी समूह में पाए जाने वाले सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। अब हम इस आवर्त सारणी को दिखा रहे हैं। यह है हमारे पास आवर्त सारणी। आप देख रहे हैं इस आवर्त सारणी में आपने देखा ये काउंटिंग जो है 1 2 3 4 5 6 7 आप देख रहे हैं 1 से लेकर 18 तक चल रहे हैं। ये सभी क्या हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या बोलते हैं? समूह। तो आप देखिएगा यहाँ पर 1 से लेकर 18 तक काउंटिंग है। इसका मतलब क्या है कि इस आधुनिक आवर्त सारणी जिसे इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे पास कुल 18 समूह हैं। उसके अलावा आप देखिएगा यहाँ, अब हम बात कर रहे हैं क्षैतिज पंक्तियों की। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 1 2 3 4 5 6 7 ये इस तरह से जो चल रही है ये सभी क्या है? क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है। और इस आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में और भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया है। और इस आवर्त सारणी में आपको एक बात और बताई जाएगी कि इस आवर्त सारणी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे जो है आप देख रहे हैं एक ये दिख रही है, ये पहली एक श्रेणी है सीरीज। ये पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है। ये दो सीरीज जो हैं 14-14 एलिमेंट से बनी हुई, 14-14 तत्वों से बनी हुई दो सीरीज हैं। पहली सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी सीरीज को बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों में कुल 14-14 तत्व हैं, यानी कि कुल 28 तत्व इन दो श्रेणियों में पाए जाते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में। इनके बारे में हम आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलिफ की आवर्त सारणी की कमियों को कैसे दूर किया। हम जानते हैं मेंडलिफ की आवर्त सारणी में एक कमी थी, वो क्या थी कि समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दिया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आप जानते हैं समस्थानिक होते क्या हैं? किसी भी तत्व के वे परमाणु, समस्थानिक की परिभाषा बता रहे हैं, किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें उस तत्व के समस्थानिक कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारे पास? समस्थानिकों में सभी किसी भी तत्व के जितने भी समस्थानिक हैं उन सब की परमाणु संख्या एक जैसी है और हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या होगा? यदि परमाणु संख्या एक समान है तो किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया जाएगा, अर्थात सभी के लिए केवल एक ही बॉक्स होगा। उदाहरण के लिए जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक हैं, H11, H21, H31। जो निचला अक्षर है ये क्या है? परमाणु संख्या। तो आप देख रहे हैं तीनों समस्थानिकों में परमाणु संख्या एक जैसी है, लेकिन ऊपर 1 2 3 ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या। लेकिन इन तीनों समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसी प्रकार से H11 को प्रोटियम बोलते हैं, H21 को ड्यूटेरियम और H31 को ट्रिटियम। इनकी परमाणु संख्या बराबर है। अगली चीज, मेंडलिफ की आवर्त सारणी में आपने देखा था कि कोबाल्ट और निकल की बात थी। तो कोबाल्ट की द्रव्यमान संख्या निकल से अधिक थी, तो वहां ये चीज आया था कि निकल की द्रव्यमान संख्या कम है तो पहले निकल आना चाहिए, बाद में कोबाल्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी में देखा गया कि कोबाल्ट को निकल से पहले इसलिए रखा गया है
क्योंकि कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 है और निकल की परमाणु संख्या 28 है। क्योंकि उस समय द्रव्यमान संख्या पर आधारित था, लेकिन बाद में जब देखा गया तो परमाणु संख्या क्या है, कोबाल्ट की कम है, इसलिए कोबाल्ट को रखा गया है। तीसरी बात, परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए हाइड्रोजन H11 और हीलियम He42 के बीच कोई तत्व नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, और उसी तरह से हीलियम की परमाणु संख्या क्या है, 2। तो 1 और 2 के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। यह भी क्या है, मेंडली की आवर्त सारणी की कमी को दूर किया गया यहाँ पर। अब बात आती है कि किसी भी कोश में हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारे पास, हम जानते हैं कोई भी परमाणु है, कोई परमाणु है, उसके सेंटर में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक के ऊपर धनावेश है, और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार रास्तों पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोश। क्या बोलते हैं, कोश। तो ये सेंटर में हमारे पास हो गया नाभिक, इन गोलों को हम क्या बोल देते हैं, कोश, और इनके ऊपर जो हम डॉट्स लगा रहे हैं, ये जैसे 2 डॉट्स लगाई पहले में, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो इधर ये है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। हमें यदि निकालना हो कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस कोश में कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसको एक सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हमने ये देखा कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा निरूपित की जाती है, जहां पर n क्या है, कोश का संख्या, यानी कि कौन सा कोश है हमारे पास, जहां n दिए गए कोश की संख्या को दर्शाता है। अब जरा देखिएगा आप इसके बारे में, जैसे यहां देखिए, हम बात करते हैं पहला कोश कौन सा है, के कोश। के कोश है, यहां देखिएगा, मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं। सेंटर में नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से। पहले कोश का नाम के कोश है, दूसरे का L, तीसरे का M। के कोश का मतलब क्या हो गया, हमारे पास N कितना हो गया, 1। तो हमने क्या करा, के कोश का मतलब क्या है, N कितना है, 1। तो सूत्र क्या है, 2n², तो 2 गुना में 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 2। इसका मतलब प्रथम कोश में कुल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और किसी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसे हम यही बोलते हैं कि हमारे पास उस प्रथम कोश का मतलब क्या हो गया, प्रथम आवर्त। तो हमारे पास प्रथम कोश में कुल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका मतलब प्रथम आवर्त में कुल 2 तत्व आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अब एल कोश कौन सा हो गया, द्वितीय कोश, N=2। अब सूत्र में रखा तो 2 × 2 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, 8। इसका मतलब क्या हमने देखा कि दूसरे कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। अब मैंने बताया कि जो कोश नंबर होता है वही क्या होता है, आवर्त। इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में कुल 8 तत्व अधिक से अधिक आ सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उसकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है कि हमारे पास यदि कोई तत्व हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर है, इसका मतलब क्या है, उसकी क्रियाशीलता अधिक है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाएगा, और यदि वो दाईं ओर है तो उसकी क्रियाशीलता कम है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण आसानी से कर पाएगा। तो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनके रासायनिक क्रियाशीलता को दर्शाती है। और यहाँ मैं आपको अभी एक बार दोबारा चित्र में दिखाता हूँ कि पहला कोश का मतलब, पहले कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक, इस मतलब प्रथम आवर्त में कुल 2 तत्व, दूसरे में 8 तत्व। इस तरह से ये कैसे है, आप आधुनिक आवर्त सारणी का चित्र में देखिएगा, आपके सामने है, आप देख रहे हैं। यहां पर हमारे पास ये है पहला आवर्त। आप पहले आवर्त में देख रहे हैं सिर्फ 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा He हीलियम। दूसरे आवर्त में मैंने बताया कुल 8 तत्व, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस प्रकार से हम 2n स्क्वायर सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं कि आणविक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में कुल कितने तत्व होंगे। लास्ट पॉइंट है हमारे पास आणविक आवर्त सारणी की कमियां। अब आणविक आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां हैं। इस आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन तत्व की स्थिति निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तत्व के गुण क्षारक धातुएं कौन सी हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। और हेलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि, उनसे मेल खाते हैं। तो अब बात आती है कि हाइड्रोजन तत्वों को क्षारक धातुओं के साथ रखा जाए या हेलोजन के साथ रखा जाए, अर्थात हाइड्रोजन तत्व की स्थिति निश्चित नहीं है। यह आणविक आवर्त सारणी की कमी है। आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया है? आणविक आवर्त सारणी, आणविक आवर्त नियम, आणविक आवर्त सारणी की विशेषताएं, और उसके बाद आणविक आवर्त सारणी ने मेंडे की आवर्त सारणी की कमियों को किस प्रकार दूर किया, और आणविक आवर्त सारणी में भी क्या क्या कमियां हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video and subscribe my channel Ultimate Science by Steve Kalda.